सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम नए पाठ को नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय त्रिकोणमिति का। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अंक भार है उसके अनुसार मैं आपको कुछ परिचय करवाना चाहूंगा। ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की, ये त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावलियां आपके कोर्स में है और तीनों प्रश्नावलियों से किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा कितने अंक का किधर से आने वाला है, इस बात की पूरी बात हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर 3 प्रश्नावलियां आपके सिलेबस के अंदर है। पहली प्रश्नावली है आपकी जो 6 नंबर की है, त्रिकोणमिति अनुपात। दूसरी प्रश्नावली है 7वीं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और तीसरी प्रश्नावली है 8वीं और वो है ऊंचाई और दूरी। आप जो वीडियो मेरा ये देख रहे हैं, जो 10वीं में नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इन तीनों प्रश्नावलियों में से आपके 3rd ग्रेड, आपका 2nd ग्रेड, आपके 1st ग्रेड, आपके HM यानी जितनी भी एग्जाम आरपीएससी के द्वारा हो रही है और आरपीएससी द्वारा जितने भी कंपटीशन की जो एग्जाम हुई है उनमें इनमें से प्रश्न सीधे सीधे उठा के रखे हैं, अंक भी चेंज नहीं किए हैं। तो आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक और एक एक स्टेप को समझते हुए चले। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हो 10वीं में नहीं पढ़ते, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे पटवारी रेलवे की, तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी चैप्टर है और मैं बिल्कुल बहुत इजी तरीके से समझाने का पूरा यहाँ पर प्रयास करूंगा। तो इसमें कक्षा 10 के हिसाब से बात कर रहे हैं। 3 प्रश्नावली 6वीं 7वीं और 8वीं, और तीनों प्रश्नावलियों को हमने कहा ये त्रिकोणमिति की प्रश्नावलियां हैं तीनों, और त्रिकोणमिति की प्रश्नावलियों का अंक भार जो हमें तीनों प्रश्नावलियों के टोटल अंक आते हैं वो 11 अंक आते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता है 80 नंबर का पेपर होता है, 80 में से 11 नंबर अकेली त्रिकोणमिति से आते हैं और बहुत सीधे आते हैं, ये भी हमको जानकारी है। अब 11 अंक किस प्रकार बटे हुए हैं, यहाँ पर देखो 11 अंक में 2 प्रश्न तो 1-1 नंबर के, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो खंड है वहां पर आपको 2 प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। अंक उनका हो सकता है चौथा 5वें की जगह तीसरा चौथा हो जाए या 6ठा 7वां हो जाए, लेकिन आपको 1-1 अंक के प्रश्न वहां पर खंड ए में आपको 2 प्रश्न वहां पर मिलेंगे। इसके बाद में खंड बी वाला 2 नंबर का, 2 नंबर का यहाँ से कोई से प्रश्न नहीं आता। 3 नंबर के खंड, प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 25 के बीच में एक प्रश्न आपको 3 नंबर का त्रिकोणमिति से मिलेगा। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 26 से लेकर 30 तक जो 6 नंबर के बड़े प्रश्न आते हैं, उन बड़े प्रश्नों में आपको एक प्रश्न 6 नंबर का मिलेगा। वहां पर अथवा में भी पूछा जाता है, यानी आपको 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना होता है और अथवा में से हमको छांट के जो प्रश्न अच्छे से आता है उसको हम वहां पर करते हैं। इसके बाद में देखिए ये 1-1 नंबर का भी कहां से पूछा जाता है। 1-1 नंबर का जो प्रश्न होता है, कई बार दोनों ही प्रश्न प्रश्नावली 6 से पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्नावली 6 से 1-1 नंबर का तो आना 100% है, पक्का मान के चले। इसके बाद में इसकी अगली प्रश्नावली है 7वीं। 7वीं से 6 अंक का प्रश्न आना 100% है, क्योंकि बनता ही बड़ा प्रश्न यहीं से है। तो 6 अंक का आपके त्रिकोणमिति सर्वसमीका में से प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा और यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। मैंने कहा था 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, 1 प्रश्न भी हो सकता है। यहाँ से 6 नंबर का तो 100% आना ही आना है। 1 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद में ऊंचाई और दूरी, ये ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली में से 3 अंक का तो 100% पूछना है और 1 अंक का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर 1 अंक का यहाँ से पूछ लेंगे तो यहाँ से नहीं पूछेंगे, 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 यहाँ से, हो गए 11 नंबर। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि इसका जो अंक भार है उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार हम उसका परीक्षा में तैयारी करें तो किस प्रश्नावली को ज्यादा वेटेज दें। आपको लग रहा है ये 1 नंबर की प्रश्नावली है, 2 नंबर की, हम इतना क्यों पढ़े। जब तक आपको प्रश्नावली नहीं आएगी अच्छे से, ये वाली, जब तक आप ये नहीं कर सकते, और जब यही प्रश्नावली नहीं आई तो आप इस प्रश्नावली को भी नहीं कर सकते। तो ये पूरी तीनों प्रश्नावलियों का अगर जो कहते हैं ना जो हल्ट है, जो इसका हृदय है, वो ये प्रश्नावली 6 है। इस 6 को हमें बहुत अच्छे से करना है। अब हम प्रश्नावली 6 की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली
छठी त्रिकोणमिति अनुपात। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति का परिचय हमारे मनोमस्तिष्क में होना चाहिए कि त्रिकोणमिति की क्या परिभाषा है। त्रिकोणमिति की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, एक गणित की एक शाखा है। जिस प्रकार पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, इसी प्रकार मैथमेटिक्स की भी बहुत सारी शाखाएं होती है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी उस पेड़ के अंतर्गत जो शाखा है, उस शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आप ये ध्यान रखिए, इसमें त्रिभुज आया है। अब ये जो त्रिभुज आया है, ये सीधा सीधा हमारे मतलब से है कि आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जो कि कक्षा 9 में पढ़ा है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और शेष दोनों भुजाओं को हम आधार और लंब बोलते आए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि न्यून कोण की बात करेंगे। और जब भी न्यून कोण की बात करेंगे, जब कर्ण और आधार दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये इसकी परिभाषा है त्रिकोणमिति की। आपको ये परिभाषा आनी चाहिए। परीक्षा में हालांकि पूछा नहीं जाता परिभाषा, इससे यहाँ से सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परिभाषा यहाँ पर आनी चाहिए। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है त्रिकोणमिति अनुपात, जैसा कि पाठ का ही नाम है। एक समकोण त्रिभुज में, अभी मैंने समकोण त्रिभुज की बात की है, एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण, अब न्यून कोण आ गया, कोणों को भी हमने एक त्रिभुज को भी हमने कोणों के आधार पर बांट रखा है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर बात कर रहा है ये न्यून कोण की, और त्रिभुज में हो रहा है न्यून कोण, यानी न्यून कोण त्रिभुज, जो कि न्यून कोण की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री से जो कोण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, वो कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। एक कोण तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होगा, और शेष दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। अब जब अकेला एक कोण ही 90 डिग्री का हो गया, तो शेष दोनों कोणों का जोड़ भी किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो वो दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। हम एक न्यून कोण की यहाँ पर बात करेंगे सवालों में। तो किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करना है अपन को। भुजाओं के अनुपात का मतलब, जैसे ये आपका एक कर्ण होता है, जैसे मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया, तो ये थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या हो गया? आधार। ये लंब, आधार और कर्ण, इसका क्या करना है अपन को? अध्ययन करना है। और अध्ययन करने जिस हम अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब देखिए आगे, अगली परिभाषा आती है पूरक कोण की। कक्षा 6 की परिभाषा है, कक्षा 10 की नहीं है, लेकिन मैंने आपको भाई याद आ जाए हमको पुरानी परिभाषा। पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण में मैंने लिखाई थी, दो कोणों का योग 90 डिग्री है। दो कोण, जैसे मैंने 40 और 50 ले लिया, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप समझ गए कि ये 40 और 50 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब सबने बताया था पूरक कोण। तो ये कौन सा कोण होगा? पूरक कोण होगा। इसी तरह मैंने कह दिया 100 और 80, और आपके मस्तिष्क में आएगा 100 और 80 180 होता है। 180 को तो पूरक नहीं बोलते, पूरक के आगे 100 और आ जाता है, यानी समपूरक हो जाता है। तो यहाँ पर पूरक कोण की बात होगी, क्योंकि बात ही 90 डिग्री से छोटी छोटी होगी, इसलिए दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उन कोणों का परस्पर, वो जो दोनों कोण हैं, ये वे कोण परस्पर कौन से कोण कहलाते हैं? समपूरक पूरक कोण कहलाते हैं, यानी उन कोणों को परस्पर पूरक कोण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। समपूरक के अंदर 90 90 180 तो वो समपूरक कोण होते हैं। जिस तरीके से आपके तीनों परिभाषा आपके जहन में बिल्कुल उतर जानी चाहिए, आपके मस्तिष्क में बिल्कुल आ जानी चाहिए। इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये लो, जैसे वापस मैंने चित्र बनाया, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का हो गया। अब कक्षा 9 के अंदर भी ये प्रश्नावली है, और कक्षा 9 में आपको गुरुजी ने बताया होगा, सर ने बताया होगा कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, और ये कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इन दोनों भुजाओं को नापे, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 5 और 4 से क्या होगी? बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर थीटा आ गया, थीटा को क्या बोलते हैं? न्यून कोण।
न्यून कोण किसको बोलते हैं? थीटा को ही बोलते हैं। यहां पर थीटा आ गया तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो बच रहा है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब ध्यान दे इधर, जैसे मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया, समकोण, ये 90 डिग्री, मैंने थीटा यहाँ पर पहुंचा दिया आपके। 90 के सामने की भुजा तो क्या होती है? कर्ण होती है, हम जानते हैं सब पहले से। अब थीटा ऊपर पहुंच गया तो ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये बच रहा जो क्या कहलाएगा? आधार। ये दोनों बातें आपके समझ अच्छे से आ जानी चाहिए कि थीटा का संबंध सीधा सीधा थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। मैंने थीटा यहाँ पर बदल दिया तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई? लंब। पहले नीचे आधार था, अब नीचे क्या हो गया? लंब हो गया। इस तरह की बात आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, तब हमारा जो सवाल होगा, सवालों में हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं इस प्रश्नावली में, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने न्यून कोण की बात की थी, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण के सामने क्या कहलाता है? लंब। लंब को मैंने किससे प्रदर्शित किया? एल से। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पर लंब। लंब को मैंने एल से प्रदर्शित किया, ए। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं अपन कर्ण। अब हमने कहा था भुजाओं का अनुपात, यानी भुजाओं का हमको संबंध निकालना है, एक भुजा का दूसरी भुजा से किस प्रकार होता है। यहाँ पर आपके जो अनुपात है, जैसे मैंने लिया सबसे पहले साइन का मान निकालें। उससे पहले आप एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप अच्छे से याद रखना है अपन को। यहाँ पर लिखेंगे एल ए ए, के ए। इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से तात्पर्य एल जहां पर भी आया आप समझ रहे हो क्या है? लंब है। जहां पर भी ए आ रहा है आप समझ रहे हो क्या है? आप समझ रहे हैं कि ए आ रहा है वह आधार है। जहां पर भी के आ रहा है आप समझ रहे हो के आने पर कि के का मान क्या होगा? कर्ण होगा। और यहाँ पर मैंने देखो इसको जमा दिया। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, फिर लिखा मैंने यहाँ पर कोस थीटा, फिर लिखा मैंने यहाँ पर टेन थीटा। साइन के जस्ट नीचे मैंने लिखा कोसेक थीटा, कोस के जस्ट नीचे लिखा मैंने सेक थीटा, टेन के जस्ट नीचे मैंने लिखा कोट थीटा। इस तरीके से इस डिब्बे को आपको याद कर लेना है। लाल बटा कक्का बहुत इजी है, और ऊपर साइन कोस टेन, फिर नीचे कोसेक सेक और कोट। इस तरीके से आप इसको डिब्बा बना लें। डिब्बा बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 6 सूत्र आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। पहला सूत्र साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, अब ऊपर से गिनना शुरू करो। ये है ऊपर क्या है? लंब, और नीचे क्या है? कर्ण। तो यहाँ पर आ जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। नंबर 2 कोस थीटा। कोस थीटा, अब कोस थीटा पे देखो आधार बटा कर्ण। या देखो कोस थीटा ये आधार बटा कर्ण, यहाँ पर मैंने लिखा आधार बटा कर्ण। फिर नंबर 3 पे आ जाओ टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर क्या है? ऊपर एल है, नीचे क्या है? ए है। ये आ गया लंब बटा आधार। 3 फॉर्मूले तो यहाँ पर आ गए हमें सूत्र के रूप में। अब आ गया चौथे नंबर पे। अब ये देखो कोसेक। कोसेक थीटा बराबर कोसेक, अब इसको उल्टा बोलो, कर्ण बटा लंब। ये आ गया कर्ण बटा लंब। पांचवा देखिए सेक, कर्ण बटा आधार। ये आ गया सेक थीटा, आपके पास आ गया कर्ण बटा आधार। फिर छठे नंबर का आ जाओ कोट। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये आ गया कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस तरीके से आपने ये 6 लंब, कर्ण और आधार के जो संबंध वाले आपने सूत्रों को यहाँ पर आपने जान लिया। अब यहाँ पर ये आपने कुछ निष्कर्ष भी निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया? देखिए निष्कर्ष में आप देखो ये 6 सूत्र तो मिले ही मिले, इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें इन 6 सूत्रों से सीखी। वो कौन कौन सी है? साइन थीटा
का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। इधर से कोसेक थीटा का मान क्या है, कर्ण बटा लंब। पहले कर्ण नीचे था, अब कर्ण ऊपर पहुंच गया। पहले लंब ऊपर था, अब नीचे आ गया। कुल मिला के बात है, मैं जैसे सीधा खड़ा हूं, अब मेरा मुंह नीचे चला जाए, पैर ऊपर आ जाए, तो इसको क्या बोलोगे आप, उल्टा। और उल्टे को क्या बोलते हैं, एक बटे के रूप में लिखते हैं हम। तो यहां पर मैंने लिखा 7 नंबर पे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा। लो भाई, हमने उल्टा भी कर दिया। अब कोसेक थीटा की टेंशन होगी कि मेरे को किसे उल्टा बोला, मैं तो सीधा हूं, उल्टा कौन है, साइन उल्टा है। तो हमको इसको कोसेक को भी हम लिखेंगे, ये 8वां कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब तो खुश है, साइन कोस दोनों खुश हो गए, क्योंकि साइन ने कह दिया कोस उल्टा है, कोसेक उल्टा है, और कोसेक ने क्या कह दिया, साइन उल्टा है। अब आ जाओ आगे, कोस का नंबर आ गया 9वें नंबर पे, कोस थीटा बराबर, अब कोस थीटा किसका उल्टा, सेक का उल्टा, तो ये लिख दिया 1/सेक थीटा। सेक ने कहा भैया मैं उल्टा नहीं हूं, कौन है उल्टा, कोस है। तो फिर इसने 10वें नंबर का सूत्र बना डाला कि सेक थीटा 1/कोस थीटा। लो भाई, दोनों खुश हो गए। अब आ गया टेन का नंबर, ये टेन वाला, ये 10 के बाद में 11वां, ये टेन थीटा। टेन ने कह दिया भैया मेरा उल्टा तो कौन है, कोट। देखिए उल्टा है, यहाँ पर क्या था, लंब बटा आधार, यहाँ पर क्या, आधार बटा लंब। इसने कहा कोट ने कि नहीं, झगड़ा हो जाएगा अपने दोनों के बीच में, मैं उल्टा थोड़ी हूँ, आप उल्टे। तो फिर दोनों में एक समझौता हुआ, और 12वें नंबर पे एक सूत्र बना कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो आपने जो ऊपर वाला क्रम से लिखा, नीचे वाले क्रम से लिखे, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। साइन थीटा किसका उल्टा, कोसेक का, कोस किसका उल्टा, सेक का, टेन किसका उल्टा, कोट का। अब इन्होंने कहा नहीं हम उल्टे नहीं, आप उल्टे, यानी कोसेक थीटा का उल्टा कौन, 1/sin थीटा, सेक का उल्टा कौन, 1/cos थीटा, कोट का उल्टा कौन, 1/tan थीटा। इस तरीके से ये आपके पास 12 फॉर्मूले यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 13वां फॉर्मूला आपके पास आएगा, वो आप याद रख लेना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। और 14वें नंबर का सूत्र है भाई, ये tan है, tan का उल्टा कौन है, कोट है, तो ये कोट थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो, cos चले गया ऊपर और sin आ गया नीचे। इस तरीके से हमने 13वां और 14वें नंबर का सूत्र भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली के लिए, आपको इन सूत्रों को बहुत अच्छे से याद करना है। सूत्र अगर याद हो गए, और सूत्र भी क्या, लाल बटा का sin cos tan, इधर से कोसेक सेक और आपने कह दिया कोट। और जैसा ऊपर की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, नीचे वाला निकालेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। दो नए सूत्र, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सारणी की बात करेंगे, क्योंकि सारणी से 1 नंबर का सवाल निश्चित तौर पे यहाँ से आएगा। और जो आपकी प्रश्नावली जो ऊंचाई और दूरी वाली है, वहां से अगर सारणी याद है तो आप सवाल कर पाओगे, अन्यथा वो 3 नंबर का सवाल नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारणी का संबंध सीधा सीधा 4 अंकों से है, इसको आपको याद करनी है। और मैं अभी मेरे इस लेसन के साथ ही सारणी को आपको याद करा दूंगा। आपको इतना सा याद रखना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिख दिया sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, tan के बाद में cot थीटा, cot के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर sec थीटा, और sec के बाद में लिखा मैंने cosec थीटा। यहाँ पर मैंने ये सारणी तैयार कर दी। और अब आता है डिग्री की बात, रेडियन में है ये 0 डिग्री, फिर आएगा ये 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। हमने कोणों की बात कर ली और डिग्री में है। अब बात करते हैं कि इनके मान क्या होंगे। साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा। ये मान आपको यहाँ पर निकालने हैं।
करते हैं शुरू। आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप तो ऐसे करना 0 1 2 3 और 4 ये अंक लिख दिए। 0 के ऊपर 0 से शुरू होकर 90 तक गया तो कहां पर पहुंच गए 4 तक। सब में 4 का भाग लगा दो, ये 4 का भाग लग गया, 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 4 का भाग लग गया। सबके अंडर रूट लगा दो, ये अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, ये अंडर रूट लगा दिया। इतना काम करने के बाद में आप कहेंगे सर अब क्या करें। अब दो बातें और आपको याद रखनी है। वो कौन सी बातें हैं? यदि 0 में किसी भी संख्या का आप भाग लगाओगे, कोई सी भी, मैंने 1 लिखा, 1 2 3 4 100 1000 लाख करोड़ जो भी है, तो उस सब का मान क्या आएगा? 0 आएगा। आप ये ध्यान रखो, जैसे कोई बड़ा सारा पत्थर किसी के ऊपर गिर जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? 1 रुपए के जैसे हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और अगर किसी पत्थर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो अनंत काल तक बैठा रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बात आई समझ में? ये मैंने दो बात लिखी। इसको आधे 8 को अनंत भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इन्फिनिटिव बोलते हैं, अनंत। और 1/0 का मान अनंत भी होता है। कई पुस्तकों ने इसको लिखा अपरिभाषित, कि भाई इसको अपरिभाषित नहीं किया जाता, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित लिखा है। ये भी है तो भी ठीक है, इन्फिनिटिव है तो भी ठीक है। आपकी पुस्तक ने इन्फिनिटिव लिखा है, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो अपरिभाषित लिखती है इसको। अब आता है 0/1, 0 और 1/0 बराबर क्या होता है? अनंत होता है। ये दोनों बातें आपको पता है, और पता होने के बाद में अब शुरू हो जाते हैं। 0 में 4 का भाग लगाया, पता लग गया कि गुरुजी ने पहली कंडीशन बताई 0/1 इज इक्वल टू 0। अब 0 आ गया, 0 का अंडर रूट क्या होगा भाई साहब? 0 ही होगा। ये मैंने 0 लिख दिया। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है, ये 2 लिख दिया। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2। ये 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 2 का मान भी होता है 1.41, इस तरीके से होता है, लेकिन अपन को पॉइंट में नहीं लिखना, इसको ऐसे कैसे लिख लो? अंडर रूट 2। अब आता है अंडर रूट 3/4। अंडर रूट 3 का निकलता है 1.73, कुछ इस तरीके से होता है, तो आपको पॉइंट में लिखना ही नहीं है, तो आप अंडर रूट 3 ऐसे कैसे लिखो? बटा 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद में 4 में 4 का भाग लगा, 1 हुआ, और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 होता है। 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। आपने क्या किया था? शुरू में 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी, सब में 4 का भाग लगाया, सब में क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाने के बाद में अब इसको हल करके और इन डिब्बों में भर दिया। कौन सा डिब्बा प्राप्त हुआ हमको? साइन का। हम पहचान गए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये हम पहचान गए यहाँ पर। अब आता है अगली कंडीशन पे। अभी क्या है कि हमने देखो 0 से प्रारंभ करके 1 तक पहुंचे, यानी लड्डू खाने से प्रारंभ किया और लास्ट 1 नंबर तक पहुंच गए। अब 1 नंबर को पहले लाओ, यहाँ पर मैंने जो लास्ट वाला था इसको पहले लिख लिया 1, इसके बगल वाले को फिर लिख दिया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर क्या लिख दिया? 0। अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, 0 से 4 तक लिखा, 4 का भाग लगाया, अंडर रूट लगाया, उसको हल करके मैंने डिब्बों में रखा, साइन के मान मिल गए। साइन का 0 से होकर प्रारंभ 1 तक गया, मैंने उल्टे से लिखना शुरू कर दिया। 1 को पहले लिखा, फिर इसके बाद वाले को लिखा, फिर 1/√2 को लिखा, फिर 1/2 को लिखा, 0 को लिखा। अब मैंने आपको बताया था सूत्र, क्या सूत्र बताया था? मैंने सूत्र बताया था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। लास्ट के जो दो सूत्र थे उसमें tan थीटा का मैंने सूत्र लिखाया था, यानी sin थीटा बटा cos थीटा। अब ये tan आ गया, sin है, ये cos है, भाग लगा दो। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, भाग लगाओ। 0 में 1 का भाग लगाया, मैंने बता रखा आपको 0 में 1 का भाग लगाया तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें 1/2 में √3/2 का भाग लगाओ, ये 1/2 भाग √3/2 भाग लगाते तो क्या करते? चिन्ह बदल जाता, 2 ऊपर √3 नीचे, ये कट गया, क्या बच गया? 1/√3। आप इसका भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास? 1/√3। अब आ जाओ इधर, 1/√2 का भाग 1/√2 में लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, टेंशन दूर। अब इसमें भाग लगाओ, √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया? √3 बच गया। 1 में 0 का भाग लगाएंगे, 1 में 0 का भाग लगाएंगे,
चाहे तो इन्फिनेटिव लिख दो, चाहे अपरिभाषित लिख दो, कोई सी बात लिख दो। ये हमने किसका मान प्राप्त कर लिया, टेन का। टेन का मान निकालने के लिए दोनों जो मान है ऊपर वाले, इन दोनों का भाग लगाते, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ लिख दो, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ लिख दो, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ लिख दो, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ लिख दो, इन दोनों का भाग लगा के यहाँ पर लिख दो। आप इस तरीके से 10 तक पहुंच गए। अब आगे कुछ नहीं, अब तो ये वो उल्टे सीधे की झगड़ा था, वो झगड़े को हमको दूर करना है। उल्टा सीधा क्या है, इसने कहा था 10 ने कहा भाई साहब कौन उल्टा है मेरा, कौन उल्टा है, कोट। और कोट का देखो 0 का उल्टा क्या होगा, ये अपरिभाषित भी लिख सकते हो, इन्फिनेटिव भी लिख सकते हो। 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3, और इसका उल्टा 0 हो गया, अनंत का उल्टा क्या हो गया, 0। इन दोनों खुश हो गए कि भाई आप उल्टे मैं भी उल्टा। इन दोनों की बात समाप्त हो गई। अब आता है इसकी कोस की और सेक की। मैंने इन दोनों को भी उल्टे की बात बताई थी कि कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। 1 का उल्टा 1 होता है। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, और 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। इसके बाद में कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अब साइन का 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत हो गया। 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2 हो गया। इसके बाद में √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3 हो गया। इसके बाद में 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। ये सारणी आपकी बनके तैयार होगी। आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, मेरा मानना है। आप साइन कोस टेन कोट कोसेक और कोट और सेक और कोसेक लिख दो। इसके बाद में आप 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद में 0 से लेकर 4 तक के नंबर आपने ऊपर लिख दिए। 4 का सब में भाग लगा दिया, सब में अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद में जो जो मान आया वो साइन के सभी डिब्बों में क्रम से हमने जमा दिया। पहले सीधा लिखा था, अब उल्टा लिख दो। 1 पहले आ जाएगा, √3/2 बाद में आएगा, 1/√2 बाद में आएगा, 1/2 बाद में आएगा, और 0 आ जाएगा। 10 में गया, इन दोनों का भाग लगा दो। फिर 10 किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो। फिर कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, इसको उल्टा कर दो। इस तरीके से हम इस सारणी को आसानी से बना लेते हैं। परीक्षा में पहुंचते ही जब भी आपको समय मिले, सारणी को पीछे पीछे रफर के पेज में आपको बना के रख लेनी है, क्योंकि ये प्रश्नावली ऊंचाई दूरी में काम में आएगी। वहां पर आपको टेन का और साइन के मान, टेन के और साइन के मान वहां पर उपयोगी होंगे। कई बार हम क्या आगे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा चलता नहीं। आप इसको अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करें, और आप निश्चित तौर पर ये आपको याद ही हो जाएगी, क्योंकि बार बार जब सवाल करेंगे तो आप सवाल के साथ साथ ये सारणी भी आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपने आज त्रिकोणमिति का एक सामान्य सा परिचय मेरे साथ आपने सीखा। आप इसको बिल्कुल तैयारी के साथ अगले पीरियड में आप मेरे से मिलेंगे। अगर ये तैयारी आपकी पूरी है तो आपकी प्रश्नावली आपके ऊपर वाली जेब में आसानी से आ जाएगी। आप इसको 1 नंबर का नहीं समझे, आप इसको 2 नंबर का नहीं समझे, आप इसको सीधे सीधे 2 और 3, 5 नंबर का पाठ समझे। और अगर ये पाठ याद है तो 5 नंबर आपके पास है। अगर ये पाठ याद नहीं है तो पूरे ही नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रश्नावलियों का तीनों का लिंक, एक का लिंक दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। और जो कंपटीशन वाले बच्चे भी देख रहे हैं इसको, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो लोग भी इसको बिल्कुल बहुत लिपिबद्ध कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, चाहे आपका आरपीएससी की 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जैसे भी HM वाली सारी भर्तियों के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बीच बीच में कहूँगा अभी आपसे कि देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा HM वाली भर्ती में आया, ये प्रश्न 1st ग्रेड वाली में आया, ये प्रश्न 2nd ग्रेड वाली में आया है। इसी तरह जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर से जो पूछे जाते हैं। मैंने कहा प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है इसमें, 1-1 नंबर की 2 है, 1 3 नंबर का, 1 6 नंबर का। तो ये त्रिकोणमिति से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मेरा मानना है कि आप निरंतर देख रहे हैं, आप देखते रहें, आप इसका अवकाश नहीं करें। अगर आपने एक भी पीरियड मिस करते हो तो आपको आगे के पीरियड समझ नहीं आएंगे। तो जैसे किसी दिन हमारा पीरियड मिस होता है तो आप पहले पूर्व वाले पीरियड को देखें,
उसके बाद ही अगले पीरियड को देखें। मैंने आपको पीरियडों के लिए वहां पर मेरे जो वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस तरीके से मैंने बांट रखे हैं। आप लोग आपके साथी बंधुओं को भी इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि कक्षा 9 के अंदर भी यही है। जो नई एनसीईआरटी की जो पुस्तक आएगी इस वर्ष, जो सिलेबस बदल रहा है वहाँ पर भी यही पाठ है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी आप आसानी से बताएं, जिससे कि जो हम छुट्टियों का जो उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग का हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर रहे होंगे। आप सब्सक्राइबर करें, जिससे कि हमें ये भ्रम रहे कि भाई हमारे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से इतना फायदा होगा, कई बच्चे मेरे संपर्क में नहीं है, आपके संपर्क में है, आप उनको सीधे भेज दें उसको, जिससे कि वो अपनी छुट्टियों का उपयोग करें। आप जब भी वीडियो भेजते हो तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से भागों का पता रखें। सबसे पहले उसको भाग 1 भेजे, फिर 2 भेजे, फिर 3 भेजे, फिर 4 भेजे। आपने 4 नंबर का पहले भेज दिया और 1 नंबर का बाद में भेजोगे तो उसके कोई मतलब का नहीं, उसके समझ नहीं आएगा। आप देखते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे आज के इस पीरियड में आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। कितने मिनट हुए?